नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना करती कांग्रेस के लिए एक बार फिर से उठ खड़ा होने का एक बड़ा अवसर मिला है, लेकिन बड़े अवसर के साथ साथ बड़ी चुनौती भी है। पार्टी 5 राज्यों में हार के बाद डैमेज कंट्रोल में लगी है। दिल्ली में इसी सिलसिले में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की और जमकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बरसे। उन्होंने बीजेपी को तेल और गैस की बढ़ती महंगाई का कारण बताया। कांग्रेस देश भर में महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर फिर से संगठन को मजबूत करना चाहती है। महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी भी केंद्र पर हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की यह योजना कितनी कारगर साबित होगी? क्या कांग्रेस हार के सिलसिले को तोड़ पाएगी? गुटबाजी और लगातार पलायन करते दिग्गज नेताओं की चुनौती से कांग्रेस कैसे पार पा सकेगी? फिर से जिंदा होने की जद्दोजहद में महंगाई का मुद्दा कितना कारगर सिद्ध होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो चली। पार्टी देश भर में संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, उसका विस्तार और केंद्र सरकार को घेरने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर महंगाई पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने महंगाई के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 20 पैसे लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% बढ़ाई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 203% बढ़ाई है। 1,50,000 करोड़ रुपया जो कांग्रेस की सरकार आपके पेट्रोल, डीजल और गैस की सब्सिडी का देती थी, आज वो 11,000 करोड़ रह गया है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस देश भर में महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में, देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग। दूसरा चरण 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में हर जिला स्तर पर कांग्रेस के लोग जनता के साथ मिलकर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च, ये दोनों चीजें वहां पर करेंगे। 7 अप्रैल को इसी प्रकार हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस के लोग महंगाई मुक्त भारत मार्च और धरना, ये दोनों हम करेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी गुटबाजी और नेताओं की आपसी फूट पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। राहुल गांधी भी लगातार महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ मुखर हैं। लगातार हारों का सामना करती पार्टी अपने को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में लगी है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उसकी ये कोशिश कितना रंग ला पाएगी, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस की यह रणनीति कितना कारगर साबित हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। तारुफ आपका करवा देते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए
बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग गर्ग भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, दिलीप यशवर्धन जी। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बजरंग गर्ग जी, पहला सवाल आपसे ही है, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के मुद्दे के साथ साथ कांग्रेस मजबूत कैसे हो, इस विजन के साथ भी आप इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हर दफा इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन फिर भी जनता समझ नहीं पाती है और यह मुद्दा केवल कांग्रेस तक सीमित रह जाता है। ऐसा क्यों? खुराना जी, आज ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब यहाँ हर एक गरीब व्यक्ति दाल रोटी उसको नसीब नहीं हो रही है। इस राज्य के अंदर सब्जी फल महंगा, यहाँ तक कि खाद्य वस्तु महंगी, पेट्रोल डीजल में लग गई आग। ऐसी स्थिति हमारे राज्य में 2014 तक गैस का रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये हुआ करता, आज 1000 रुपये पार हो चुका, आपके सामने है। कोई गरीब व्यक्ति मकान बनाना चाहे, आज ऐसी स्थिति है मकान नहीं बना सकता। सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, रेती महंगी, रोड़ी बजरी महंगी, लेबर महंगी। गरीब आदमी रहने के लिए एक कमरे का मकान नहीं बना सकता। आज महंगाई आसमान छू रही है। ये खाली कांग्रेस का मुद्दा नहीं, आम जनता का मुद्दा है। सरकार से कांग्रेस तो मांग करती आ रही है, फिर सरकार को अपील करती आ रही है भी महंगाई ज्यादा हो गई, आप इसकी महंगाई पर अंकुश लगाए। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी अनाप शनाप है, कम से कम 5-10 गुना एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटी को कम करे, टैक्स की दरें कम करे और पेट्रोल डीजल की कीमत को कंट्रोल में लाए। गैस सिलेंडर जो रसोई गैस, आप देखिए जब भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब 5 हमारी सरकार आएगी तो हम हर व्यक्ति को 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। सिलेंडर मुफ्त तो देना दूर की बात, 50 रुपए प्रति सिलेंडर की कीमत हाल ही के अंदर इस सरकार ने बढ़ा दी। भाई जनता के अच्छे दिन तो आ गए आपके सामने, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? भाजपा लाओ, अच्छे दिन लाएंगे। जनता महंगाई की मार से बहुत दुखी है और सरकार से हमारी एक ही अपील है, महंगाई पर अंकुश लगाए और बढ़ती महंगाई पर जो जितनी महंगाई बढ़ाई है उसको कंट्रोल करते हुए उन दरों को कम करे। ये हमारी सरकार से मांग है। ठीक है बजरंग जी, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। क्या मोदी सरकार महंगाई को लेकर गंभीर है क्या? मोदी सरकार महंगाई को लेकर गंभीर है, तभी तो महंगाई नियंत्रण में है। तभी तो जब देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते थे और देश के अंदर सोनिया की मनमोहन सरकार थी, उस समय के दाही के आंकड़े में चलने वाली महंगाई जो एक समय 18.66% तक चली गई थी, वो आज 3 और 4% तक केवल लिंगर ऑन करती है। तो ये हमारी गंभीरता है, तभी तो है। लेकिन मैं अभी बात सुन रहा था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बजरंग दास जी, वैसे भी ठीक बात करते हैं, आज किसी और मूड में आए हैं। वो किस प्रकार से कह रहे थे कि मैं मांग करता हूं कि टैक्स कम किया जाए। आज उन्होंने ये मांग करके एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को, एक बहस को शुरू कर दिया। और इससे पहले आज रणदीप सुरजेवाला जी ने भी वही बात कही थी। तो अब तक हम मानते थे कि देश की जनता कांग्रेस को कुछ नहीं समझती है, देश की जनता कांग्रेस की बात नहीं मानती है, देश की जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती है। आज इनकी बात से साबित हो गया कि खुद कांग्रेस की जहां सरकारें चल रही हैं, वहां पर भी राहुल गांधी की और इन लोगों की बात, इनके नेतृत्व की बात कोई नहीं मानता। देखिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर टैक्स वसूला जाता है, 3 प्रांत जो हैं जिनमें सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है पेट्रोलियम पदार्थों पर, तो वहां तो कांग्रेस की सरकारें हैं। राजस्थान ने तो रिफ्यूज कर दिया था
जब 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से पहल कर कंपनियों से निवेदन किया कि वो जो है 10-10, 15-15 रुपए जो है तेल और पेट्रोल और डीजल को घटाएं। इसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने तो रिफ्यूज कर दिया था। और अब भी जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी से तो मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की राजस्थान की सरकार उनकी बात नहीं मानती। आज भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगा तेल जहां मिलता है, महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है, वो इन्हीं के प्रांत हैं, तीनों के तीनों। चाहे तमिलनाडु की बात हो, जो इनके गठबंधन से सरकार बनी हुई है, चाहे महाविकास अघाड़ी के नाम से जो महावसूली ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो हो, चाहे राजस्थान की इनकी सरकार हो, इनकी सरकारें सबसे ज्यादा पैसे ले रही हैं लोगों से, लेकिन इनकी बात लगता है कि इनकी सरकारें नहीं मांगती। और दरअसल ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज है, यश जी, मैं पूरी करना चाहता हूं अपनी बात को ये कहते हुए, ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज कांग्रेस की जो लगातार हार हो रही है, जो इनके निकम्मे नेतृत्व की वजह से, जो इनकी विचार विहीनता की तरफ की वजह से, जो इनकी अंदरूनी सिर फुटव्वल के कारण, जो इनकी गुटबाजी के कारण, जो इनकी बुरी दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति से जनता का ध्यान हटाने के लिए और एक स्वप्न लोक में रहने के लिए इन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि नाटक करो। सारी दुनिया जानती है, यशी मैं अंतिम वाक्य कह रहा हूं अपना, सारी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तब से ही खुद रणदीप सुरजेवाला जो आज बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, 1 महीने पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था 30 से 35 रुपए डीजल बढ़ेगा और 50 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल बढ़ेगा। लेकिन 30 से 35 पैसे बढ़ने को वो भी 1 महीने बाद ये ज्यादा बता रहे हैं। इन्होंने लेकिन प्रोफेसर साहब ये भी नहीं पता कि 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कब तक होगी। ये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कब तक होगी, इस बारे में भी नहीं पता कि कब तक बढ़ेगी। जो आपने एक डेटा आपने रखा था कि 3 से 4% तक की महंगाई दर है, ये किस डेटा के आधार पर आपने ये बात बोली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए हमारे पूरे शासनकाल में कभी भी 2.5 का आंकड़ा यानी 10% तक इन्फ्लेशन नहीं रही है, जबकि कांग्रेस का जो शासनकाल था 2004 से लेकर 2014, उसके बीच का जो जिसको हम मीडियन मान लेंगे, 2006 से लेकर 2012, 6 से लेकर 12 तक जो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन रही है वो 11.1% रही है। ठीक, तो आज हम एक बार भी हाईएस्ट इन्फ्लेशन भी हम 10% तक नहीं पहुंच पाए, तो इसको क्या मानेंगे आप? हमारी एवरेज जो है 4 से 6% के बीच में फ्लोट करती रही है, और मैं इसको प्रोग्रेसिव इन्फ्लेशन कहूंगा। आपके पास यहां पर एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, दिलीप जी हैं यहां पर, दिलीप जी मुझे बताएंगे कि ये देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव इन्फ्लेशन, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आती है, तो 3 या 4% तक इन्फ्लेशन होना, 5 या 6% तक इन्फ्लेशन भी होना, वो जो है उसको पॉजिटिव इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब ये 2.5 के आंकड़े तक लेकर जाते हैं, और जो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, एक बार संसद में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो रेनकोट पहनकर नहाने में विश्वास रखते थे, महान अर्थशास्त्री थे। उन महान अर्थशास्त्री के समय 18.66% तक गई थी इन्फ्लेशन। तो उस समय क्या था, और उन्होंने तो कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, ऐसा हमने मशहूर बयान सुना है। और फिर हमने वो कपिल सिब्बल जो जीरो लॉस थ्योरी वाले कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगा प्रोफेसर साहब जी, मैं आप बताइए, एक झूठ बता दीजिए बजरंग जी, अच्छा नहीं लगता। एक मिनट जी, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अरे मेरा यह पूछना है, मैंने अब तक जो भी कहा उनमें से कोई एक झूठ केवल 1 मिनट मैं उसको, मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए बैठा हूं। डॉक्टर साहब मेरी आपसे अपील है, एक तो शब्दों में कंट्रोल रखो, किसी पे पर्सनली अटैक मत करे करो। मैं पर्सनली अटैक नहीं कर, मुझे भी करना आता है, निकम्मा फलाना ढिकड़ा, ये अच्छी बात नहीं। किसी के सिगर नेताओं पर या किसी पार्टी के नेताओं पर आप कच्चे शब्द बोलो, मैं कभी कच्चे नहीं, आप झूठ बताए, नहीं आप देखिए सुनिए, आप झूठ बताने वाले नहीं, मैं सुन लो, मैं आपने शहजादे को मेरिटोरियस बोलता हूं, आप उसको योग्य मानते हैं क्या? आपके शहजादे को मैं निकम्मा नहीं बोलता हूं, देश की जनता कुछ भी बोले मैं नहीं निकम्मा बोलता हूं, मैं काबिल शहजादा बोलता हूं। आप बताइए। जनता कुछ
चलिए, आपको बधाई है। आप झूठ बताइए जल्दी से। मैंने यश जी से निवेदन करके आपसे इसलिए पूछा कि आप एक भी झूठ बताइए जो मैंने बोला है। मैं उसके लिए बैठा हूं यहाँ पर। केवल ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए ना। मैंने कोई एक भी बात झूठी बोली हो तो बता दीजिए। पहले एक चीज बता दीजिए। आपने महंगाई दर की बात की, सुनो, आपने महंगाई दर की बात करी। हरियाणा के अंदर पहली ऐसी सरकार होगी जहां 400 रुपए किलो धनिया बिका हो, जो फ्री के अंदर धनिया मिलता था। जहां गोभी 2 रुपए किलो बिकती थी, 100 रुपए किलो गोभी बिकाने का काम इस सरकार के अंदर हुआ। देखिए, आप झूठ बताने वाले थे। झूठ नहीं, आपने कहा कि आपका साथी कांग्रेस झूठ बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ, बताइए मैंने क्या झूठ बोला। आप बोलते हो मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप सुन लो। आप माफी क्या मांगे? आप सब गलत बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बेचते हो। आप पूरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नहीं बोलते हो। कोट पहन के जाता था। देखिए, एक करके कैसी बात बोलते हो? एक बजरंग जी एक करके बात रखिए, आराम से बात रखिए। खुराना जी शब्द सुनो, क्या कहा एक प्रधानमंत्री। मेरा तो लिमिटेड पॉइंट है। मैंने झूठ क्या बोला वो पूछ के बता दीजिए। इन्होंने कहा कि मैंने झूठ बोला, मुझे बता दीजिए मैंने झूठ क्या बोला। शर्म की बात। देखिए, सीनियर आदमी है, हमारी पार्टी में भी रह चुके हैं, पहले इंडियन नेशनल लोकदल में भी थे बजरंग जी। बता दें एक बार मैंने झूठ क्या बोला। देखिए, गलत बात है, ये गलत बात है बजरंग जी, बिल्कुल गलत बात है आपकी। आप अभी भी प्रवचन दे रहे थे मुझे, अभी मुझे प्रवचन दे रहे थे। एक करके देखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जनता से जुड़ा मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। एक करके बात रखिए, एक करके बात रखिए। यश खुराना जी, एक बार पूछ के बता दीजिए। 2014 में गैस सिलेंडर जो रसोई यश खुराना जी, उनसे पूछकर बता दीजिए मैंने झूठ क्या बोला। मैंने झूठ क्या बोला ये बता दीजिए। आप भाषणबाजी मत कीजिए, यहाँ डिबेट में आए भाषणबाजी मत कीजिए। आप झूठ बताइए ना मैंने ठीक है बजरंग जी, ठीक है। झूठ तो बता दीजिए। प्रोफेसर साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने बात रखी है उसमें झूठ क्या है। अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। आप जो चीज साबित नहीं कर सकते। ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, ठीक है। और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। देखिए, चिल्लाने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, चिल्लाने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। छोड़ रहा हूँ, किससे कर लो आप ना तो बोलने देते ना कोई सब सुनते। आपको छोड़ देनी चाहिए बजरंग जी, लेकिन चिल्लाने से कुछ काम नहीं होगा ना, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूँ। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब दे देंगे, लेकिन एक एक करके। ठीक है, तो मैं मेरी बात बोल रहा हूँ तो सुनते ही नहीं। बजरंग जी अपनी बात रखिए। हमारे राज्य के अंदर 2014 नहीं, एक बार ये नहीं, भाषण नहीं चाहिए आपका। आप अपना भाषण नहीं देंगे हो। नहीं, झूठ क्या बोला। मैंने झूठ बोला, आप बता दीजिए झूठ क्या बोला। आप झूठ बोल रहे हो कि मैंने झूठ बोला। आप झूठ बोल रहे हो कि मैंने झूठ बोला। आप माफी मांग लो, आप अब माफी मांग लो। अगर नहीं बता सकते तो माफी मांग लो। अरे माफी मांग लो। राहुल प्रोफेसर साहब ऐसे तो आवाज डाउन करनी पड़ जाएगी। प्रोफेसर साहब ऐसे आवाज डाउन करनी पड़ जाएगी। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। भाई साहब, नहीं, मेरा यसी मैं नहीं बोलना चाहता, यसी मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। मेरा तो एक सवाल है, आप पूछ लिए, आप पूछ के बता दीजिए मैंने झूठ क्या बोला। यश खुराना जी, मैं नहीं बोलना चाहता बीच में। आप प्रोफेसर साहब आप शांत तो रहिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप शांत तो रहिए, आप शांत तो रहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बजरंग जी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं जो उन्होंने बातें बोली है उसमें झूठ क्या है वो आप बता दीजिए, फिर उसके बाद भाग सिंह जी के पास चले। सुन लो, इन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहनकर नहाते थे। ये सच्चा है क्या? दूसरी बात, मैंने पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा आज भी पार्लियामेंट। प्रोफेसर साहब बात तो सुन लीजिए। सिलेंडर की मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा
मैं क्या करूं यार, क्या करूं? नहीं, ये तो भाषण दे रहे हैं, यश खुराना जी तो भाषण दे रहे हैं। मैंने तो कहा मैं सम्मान करता हूँ यार। सुन लो तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है आज भी। उन्होंने कहा आज भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है। सुन लो यार, सुन लो खुराना जी, मैं चुप बैठा हूँ, बोल लो। और सुनिए, और मनमोहन सिंह जी भी उस समय पार्लियामेंट में बैठे थे। पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी खुद बैठे थे उस समय, महंगाई पर चर्चा हो रही थी। डेट बताता हूँ आपको, सुनिए, डेट बताता हूँ आपको डेट बताता हूँ मैं, आपको नहीं जानकारी मैं बता रहा हूँ। सुन लो, कोई ज्ञान मिलेगा आपके मौके में प्रोफेसर बोल लेना। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। देखिए, और भी इससे जुड़े हुए एस्पेक्ट हैं, इससे जुड़े हुए और भी एस्पेक्ट हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। जनता की जेब पर भी किस तरीके से असर पड़ रहा है, इस पर भी हमें बात करनी है। भाग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाग सिंह जी, महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि कई नेता तो इस बात को सिरे से ही खारिज कर देते हैं कि महंगाई कहां पर है, महंगाई कहां बढ़ रही है। देखिए खुराना साहब, इसमें हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी भाग सिंह जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। देखिए खुराना साहब, अभी महंगाई के ऊपर मुझसे पहले काफी ज्यादा जद्दोजहद या बहस करूंगा, होके है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई के तौर पर यदि पूरी दुनिया में कहीं पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम किए गए थे, वो हमारे देश में किए गए थे। आज आप देखिए कि आज का कांग्रेस शासित 2 प्रदेश की मैं जिक्र करूं, आंकड़ों के साथ बात करूंगा मैं, कहीं गलत हो तो बजरंग जी भाई है मेरे कह सकते हैं। राजस्थान में आज 107 रुपए 6 पैसे पेट्रोल बिक रहा है और 93.97 पैसे आज डीजल बिक रहा है। उसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो 92 रुपए 33 पैसे डीजल है और 101 रुपए के लगभग 101 रुपए पेट्रोल है, जबकि हरियाणा के अंदर 96 रुपए पेट्रोल और 87.26 डीजल। और यही हाल हमारा जो गुजरात है, हिमाचल है। यदि आप महंगाई के ऊपर यहाँ लेक्चर देते और प्रदेश में जाने की बात करते हैं तो आप कम से कम एक देश को एक उदाहरण तो दीजिए कि 2 शासित प्रदेश है हमारे, आप वहां भी प्लस कर रहे हैं। आप कहते हैं देश को महंगाई मुक्त, मैं कहता हूं देश कांग्रेस मुक्त की तरफ चल पड़ा है। आप हालात देखिए, आपके जिला स्तर पे तो आज तक संगठन नहीं बना, ब्लॉक के पदाधिकारी नहीं, आपके जिले के पदाधिकारी नहीं है, तो आप संगठन की तरफ देख लीजिए। नहीं, अभी जो होके हटा है ये आगे फिर आपका तैयार है और आप आरोप सरकार के ऊपर लगाने लग जाते हैं। आप कौन सी कांग्रेस की बात करते हैं? लेकिन भाग सिंह जी, कांग्रेस की भाग सिंह जी, ये आपका मत है, ठीक है, कि राजस्थान सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए, ये आपका मत है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, अगर पेट्रोल डीजल का दाम 96 रुपए या 97 रुपए के आसपास भी चल रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, क्या ये अच्छा है? क्या ये अच्छा है? आप बता दीजिए, अच्छा है? मैं खुराना साहब आपकी बात पे आता हूँ। पहले सरकार में कभी दाम बढ़ते थे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को इसके लिए कहा जाता, आज भी जो प्राइस है इस प्रकार के तय होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तय करती है। आप ये देखिए कि जो 2000 से मार्च 2000 से 2022 आ चुका है, ये जो 2 साल कोरोना के क्राइसिस में थे, आज व्यापारी के लिए आज क्या कहते हैं कि जो आमदन होती है, जो टैक्स मिलते हैं, वो जितनी वस्तुओं का उपभोग होता है उसके हिसाब से टैक्सेस मिलते हैं। अब 2 साल के अंदर कारोबार ड्यू टू कोरोना इस महामारी के कारण किसके चले, कितनी वस्तुओं की सेल हुई, कितनी भी जीएसटी, कितनी भी टैक्स आई हमारे, ये सब देखने की जरूरत है। इन 2 सालों का यदि आंकलन आप करें उसके हिसाब से फिर भी माननीय मोदी जी ने ये महंगाई के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन जब उन्होंने बात की कि देश को 10 से 15, 20 रुपए, 18 रुपए, 15 रुपए डीजल पेट्रोल के, ठीक है भाग सिंह जी, ठीक है, मैं आपके बीच नहीं बोला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों करने की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों करने की? ठीक है भाग सिंह जी, भाग सिंह जी, महंगाई से जुड़े बहुत से फैक्टर हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है और हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ही बात पर हम फंसे रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भी जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक दलों के अपने अपने मत है, कोई कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, कोई कहता है कि मोदी सरकार के पास महंगाई का कंट्रोल करने का फॉर्मूला ही नहीं है। आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? राणा जी, इन्फ्लेशन को लेकर के बहस करनी है और अभी शायद भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल फैक्ट रखे आपके सामने। मैं उन टेक्निकल फैक्ट को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने बहुत स्मार्टली चीजों को घुमा दिया है। इन्फ्लेशन की अगर हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर बात करते हैं तो 10 तरह का होता है, लगभग 10 तरह का अलग अलग होता है और उन इन्फ्लेशन को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं।
नॉर्मल कोर्स में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 5 से 7% रहता है और 5% जनरली हर साल अब गवर्नमेंट जब बजट लाती है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स भी लेकर आती है जिसका टैक्सेशन में रोल होता है। वो इन्फ्लेशन इंडेक्स लगभग 5% हर साल इंक्रीज होता है। नॉर्मली जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वैल्यू में एडिशंस होते हैं उसको हम नॉर्मल इन्फ्लेशन के तौर पर जानते हैं। और ये नॉर्मल इन्फ्लेशन जो अलग अलग तरीकों का रहा है वो 6 से लेकर के 13% तक रेंज किया है, जिसको अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि 5 से 8% नहीं बढ़ा है, वो लगभग 13% तक गया है फरवरी के महीने में। और पेट्रोल डीजल को लेकर के जो बात चल रही है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और हर बार होता जा रहा है और इसका मेन कॉज है टैक्सेशन, क्योंकि इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर कंट्रोल कर पाना हमारी गवर्नमेंट के बस में नहीं है। ये एक बेयर फैक्ट, इंटरनेशनली जब भी रेट्स चेंज होते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट यस उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे लोकल जो इंडियन टैक्सेस हैं, जो हमारी कंट्री के टैक्सेस हैं, जो एक्साइज है, जो कस्टम है और स्टेट के लेवल पर जो वैट इम्पोज किया जाता है उसमें अगर गवर्नमेंट उस हाइक को बैलेंस करना चाहे तो अकॉर्डिंगली वो टैक्स रेट्स कम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है प्राइमरली और सेकेंडरली ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बेनिफिट गवर्नमेंट कभी पास ऑन नहीं करती है। और एक चीज और देखिए, जब रेट्स बढ़ते हैं तो रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल रेट्स घटते हैं तो वो बेनिफिट कस्टमर्स को कभी पास नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग आप पीछे की हिस्ट्री उठा करके देखिए, जैसे ही इंटरनेशनल रेट्स कम होते हैं तो उतने डिफरेंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। और सिर्फ पेट्रोल के दाम ही नहीं बढ़ते हैं, पेट्रोल एक की इंग्रेडिएंट है, पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोरस्पॉन्डिंगली हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और उन सारी चीजों की वजह से जितनी भी कंज्यूमर गुड्स हैं, हर कंज्यूमर गुड्स के दाम बढ़ते हैं, उसका डबल इफेक्ट होता है। हम बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम तो देते ही देते हैं, उसके साथ बड़ी कंज्यूमर गुड्स के दाम देते ही देते हैं और उनके उन बढ़े हुए दामों के ऊपर जो ऊपर जीएसटी का इंपैक्ट आता है वो भी हम देते हैं। और अभी एक मैं साहब को सुन रहा था, मैं नाम बोल रहा हूं, जीएसटी को लेकर के बहुत कुछ कहा कि बिजनेस बंद रहा और इसके बाद भी जीएसटी का कलेक्शन हुआ। तो साहब पिछले साल जो जीएसटी का कलेक्शन था वो हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन था। अब सवाल ये आता है कि जब चारों तरफ व्यापार बंद था तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा कैसे और दिया किसने? ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो ये आंकड़ों में क्या फेरबदल है, ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसके ऊपर जीएसटी आ रहा है? और अगर आप टैक्सेशन की ओवरऑल बात करेंगे तो जीएसटी तो एक ऐसा टैक्स है जिसको पैदा होने वाला बच्चा भी देता है और मरने वाला इंसान भी देता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी जो भी चीज आप खरीदते हैं उसमें जीएसटी इंपोज किया जाता है और आखिरी दम पर जब आदमी मर रहा होता है उसके लिए सामान खरीदा जाता है, तेल घी उसकी अंतिम संस्कार के लिए, उसमें भी जीएसटी इंक्लूड होता है। और मजे की बात एक और है, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सेवा इंक्लूड नहीं है लेकिन सरकार हमसे सेवा कर ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी दवाई के लिए अगर मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं उस मेडिक्लेम पॉलिसी पे भी 18% जीएसटी ले लिया जाता है। इसमें साहब हमें कौन सेवाएं दे रहा है? जरा सरकार के प्रवक्ता मुझे ये बता दें कि मेडिक्लेम पॉलिसी में हमें कौन सेवाएं देता है? अगर साल भर मैंने कोई क्लेम नहीं लिया तो मेरा तो पैसा बेकार हो गया, मुझे तो कोई सेवाएं नहीं मिली, बट 18% जीएसटी गया। और उसके साथ साथ अगर मुझे सेवाएं मिली भी, अगर मैंने क्लेम लिया भी, तो वो सेवाएं मुझे हॉस्पिटल के द्वारा दी जाती हैं। हॉस्पिटल सर्विसेज जीएसटी में एग्जम्प्ट है, तो मेरे से प्रीमियम पे 18% जीएसटी क्यों लिया जाता है? इसके साथ अगर मैं अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए सोशल सिक्योरिटी लॉज इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, बट वो सोशल सिक्योरिटी लॉज केवल सर्विस वालों के लिए हैं। जो बिजनेस क्लास है, जो मिडिल बिजनेस क्लास है, जो लोअर बिजनेस क्लास है, वो अगर अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो लाइफ इंश्योरेंस कराने में मुझे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्या सेवाएं मिलती हैं? बट हर प्रीमियम पे मुझसे 18% जीएसटी क्यों लिया जाता है? दिलीप यशवर्धन जी, बहुत सारे फैक्टर आपने रखे हैं, मतलब कि सरकार के इनकम और सोर्स बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूं। डेटा कलेक्शन और इनकम कलेक्शन के सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोदी सरकार या फिर राज्य सरकारें, चाहे बीजेपी की सरकारें हों या फिर दूसरे विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों के सरकारें हों, तो इनके पास महंगाई को कंट्रोल करने का फॉर्मूला क्यों नहीं है? अगर है तो या फिर ये मान लिया जाए कि इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, फिर नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, कंट्रोल भी। यहाँ इच्छा शक्ति से ज्यादा तो राजनीतिक इच्छा है, वो प्रबल है।
वो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जहां पर रेवेन्यू लीकेज बहुत ज्यादा है। उस रेवेन्यू लीकेज को अगर रोक दिया जाए तो उसका बेनिफिट इंडियन कस्टमर्स को पास ऑन किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां कह लीजिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कह लीजिए, इसके बीच में जो कंज्यूमर है वो पिसता है टैक्सेस के बोझ के तले, और स्पेशली मिडिल क्लास पिसता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरे पास एक डाटा है सर, लगातार किस तरीके से रिटेल महंगाई बढ़ रही है। आरबीआई का एक डाटा आया था जिसमें बताया गया जनवरी 2022 में जो रिटेल महंगाई है वो 6.01% है, जबकि केंद्र सरकार ने तय कर रखा है 4 से लेकर 6% के बीच में, 6% से ज्यादा हो गई है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब हम फैक्चुअल बातें कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ पर डिबेट में फैक्चुअल बातों का जवाब देना पड़ रहा है। अच्छी बात है। दिलीप जी, आपने भी कुछ फैक्ट्स किया। अब जो मैं स्टैटिस्टिक्स उठा रहा हूं उसका सोर्स भी बता रहा हूं आपको। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, which is the most accountable office that we have for observing the inflation rate। ठीक है, आपने खुद बताया कि 4 से 6% तक की हमने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा था, और 6.01% को आप जो है ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के पास वो हल्ला करने का कारण मिल गया। एक बार मुझे पूरा बताने दीजिए। अच्छा, दूसरा, अभी दिलीप जी ने कहा था कि 13% तक फरवरी में रही थी। दिलीप जी, मेरे पास जो डाटा है, आप पता नहीं कौन से सोर्स से कोट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं अगेन बता रहा हूं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO की तरफ का डाटा दे रहा हूं मैं आपको। ये 6.07% इन फरवरी 2022, 6.01% इन जनवरी 2022, 4.06 इन दिसंबर 2021। अच्छा, और यही जो डाटा है इस पर ध्यान दें, 1969 से लेकर 2013 तक जो एक एवरेज इन्फ्लेशन रखी गई है, जो रही है हमारी, कब से लेकर 1969 से लेकर 2013 तक 7.7%। तो उस एवरेज से भी ये जो है लगभग 0.25% कम है। और ऑल टाइम हाई जो इन्फ्लेशन रही है वो 34.7% रही है, विच वॉज इन अक्टूबर 1974। और आपकी जानकारी तो होगी बिल्कुल ही, बाई चांस ब्रशअप करने पड़ते हैं कुछ फैक्ट्स। नवंबर 2013 में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज 18.17%, और जो लोएस्ट रहा है, अब यह रिकॉर्ड करने वाली बात है, जो लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट रहा है हमारा पिछले 40 साल में, दैट वाज इन जून 2017 मोदी सरकार में 1.54%। एक बार जरूर माइनस में गया था इंदिरा गांधी जी के समय, लेकिन उसके बाद जो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है 1.54% रहा है। और यह भी बता दूं, जब इंदिरा गांधी जी के समय माइनस में इन्फ्लेशन रेट गया था तो यह कोई स्वस्थ बात नहीं थी। इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे, मेरे से ज्यादा जो पढ़े लिखे, तो आप खुद भी हैं, इकोनॉमिक आपकी स्टडीज है, इकोनॉमिक्स में आप प्रबुद्ध भी हैं, तो आप इसको मेरे को करेक्ट कीजिएगा कि क्या माइनस में इन्फ्लेशन रेट होना देश के स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा या बुरा है। अब बहुत जल्दी से मुझे मेरे मित्र हैं बजरंग दास जी, किस बात से नाराज होंगे मुझे पता नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोला था, उन्हें पूरा मौका मिला था अपनी बात कहने का। मैंने एक सवाल कहा था, वो मुझे झूठा कह रहे थे, मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि मुझे झूठा क्यों कह रहे हैं वो, बताएं कौन सी बात झूठ बोली है। ऐसे केवल ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना और उसके बाद भाषण बोलना ठीक नहीं। अब मैंने जो कहा उसको मैं बता देता हूं। 8 फरवरी 2017 को देश की संसद जो गणतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें नन लेस देन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जो है रेनकोट पहनकर नहाने में निपुण है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीखना चाहिए डॉक्टर सिंह से कि कैसे बाथरूम के अंदर रेनकोट पहनकर नहाया जाता है। जब सारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जब कभी 2G हो रहा था, कभी कोयला घोटाला हो रहा था, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा था, कभी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हो रहा था, और कांग्रेस के अंदर नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले इनके खुद नेतृत्व कर रहा था। ऑगस्टा वेस्टलैंड में तो सोनिया गांधी जी का नाम है, नेशनल हेराल्ड में मां और बेटा दोनों का नाम है, और दोनों जमानत पर आज भी बाहर हैं। ठीक है, तो उस समय किस प्रकार से मोदी जी ने पूछा कि डॉक्टर सिंह को किस प्रकार से हम मिस्टर क्लीन कह सकते हैं, ऐसे ही कभी राजीव गांधी जी को ये मिस्टर क्लीन कहा करते थे। बाद में पता चला कि क्वात्रोची से लेकर
एंडरसन तक को अपने विमान में, सरकार के विमान में, प्रधानमंत्री जी के विमान में बिठाकर भारत से उड़ाकर बाहर भेजा गया। भारत के प्रधान, ये नोट करने वाली बात है यश जी, कि भारत के प्रधानमंत्री का विमान का इस्तेमाल करके भारत के भ्रष्टाचारी, प्रोफेसर साहब, ये आपका राजनीतिक मत हो सकता है, ये आपका राजनीतिक मत हो सकता है छींटाकशी को लेकर, लेकिन मुद्दा महंगाई से संबंधित है। ये अर्जुन सिंह की किताब में है। ये छींटाकशी से मुद्दा आपका हो सकता है जुड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन हम बात महंगाई की कर रहे हैं और महंगाई से जुड़े हुए कांग्रेस के फैक्टर की कर रहे हैं कि कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह जी की किताब में है। ठीक है प्रोफेसर साहब जी। बजरंग जी अपनी बात रखिए, मेरी बात का महसूस मत करना खरामा जी। मैं एक बात बजरंग जी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं एक बात पूछा तो खरामा जी मेरी बात को महसूस मत करना। आप देखिए, एक डिबेट के अंदर सरकार के 2 प्रतिनिधि बिठा दिया आपने, हैं? आप दोनों इनकी सुनी जाइए, जो बाकी किसी मौका मिलना ही नहीं है। एक आदमी बोल देगा, दूसरा समर्थन करेगा, तो डिबेट किस बात की है? तो सरकार के तीसरा आदमी सरकार का, मैं आपको ही बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ बजरंग जी, मैं आपको भी बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ। मैं किसी पे पर्सनल टैग नहीं, सर, मैं आपको भी बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, पर बात रखिए, मैं एक ही बात फैक्ट्स पर बात रखिए और मैं बोलने का सभी को मौका दे रहा हूँ। 2014 के अंदर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 400 रुपए थी। आज 7 साल के अंदर उसको भरकर 1000 से ज्यादा हुई ना हुई? ये महंगाई कितनी % बढ़ गई? जहां तक आप पेट्रोल की कीमत ले लो, 2014 का नेट खोले, आंकड़े निकाल लो, पेट्रोल की कीमत कितनी थी? आज उस टाइम लगभग बोलो आप 64 रुपए लगभग लीटर पेट्रोल की कीमत थी, आज 100 पार कर गया। ये महंगाई कांग्रेस लेकर आई है क्या? आप कहते हो 50% बढ़ गया। कीमत कांग्रेस लेकर आई, प्रोफेसर साहब एक एक करके आंकड़े सही बता देना मेरा भाई। जहाँ आप सीमेंट का रेट ले लो, पहले से पूरा रेट सीमेंट का हो गया। 2014 में रेत की कीमत रोड़ी बजरी की कीमत वहाँ 12 रुपए स्क्वायर फुट होती थी, आज 35 रुपए स्क्वायर फुट बिक रही है। आज 3 गुना कीमत बढ़ गई, हर चीज महंगी हो रही है। आप फिर कहते हो जी महंगाई नहीं है, महंगाई की दर का आंकड़ा कम है जी। मोदी साहब है तो भाई, मोदी साहब है तो मुल्की में महंगाई कम कर दीजिए। देखो, ये बात किसी गले नहीं उतरती। ये मानिए कि हमने सबको मिलकर महंगाई से लड़ना है। गले उतर रही है, तभी तो हमें हर राज्य में जीत मिल रही है। आपके गले नहीं उतर रही, जनता के गले उतर रही है, तभी तो हमें हर राज्य में जीत मिल रही है। अरे आपके गले नहीं उतर रही, स्वाभाविक है। आपके गले उतरेगी तो बीजेपी में आ जाएंगे। दंगे कराने छोड़ दो। लेकिन प्रोफेसर साहब, तो देश में आप दंगे करवाते हो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते हो, और जो मंदिर का मंदारा, देखिए ये आज का डिबेट का विषय नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के दंगे महंगाई के मुद्दे पर बात हो रही है, महंगाई के मुद्दे पर बात। भागलपुर दंगों से लेकर मालदा के दंगों तक, मालापुर के दंगों से लेकर मालापुर के दंगों से लेकर लखनऊ और अहमदाबाद के दंगों तक जितने महंगाई के दंगे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उतने दूसरे मुद्दों पर बात ना रखें। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप जनता की हल्की से भी फिक्र करते हैं तो महंगाई के मुद्दे पर बात कीजिए, महंगाई के मुद्दे पर अपने तथ्य रखें। वोट हथियाने के लिए फिर बात ऐसी करते ही लोग। आप सुनिए, देखिए लगातार विषयांतर कर रहे हैं। यस जी, इनको रोकिए, नहीं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठे सभी सदस्यों से, सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा, महंगाई पे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, उसी पर अपनी बात रखें, उसी पर अपने तथ्य रखें, उसी पर अपने फैक्ट रखें, विषय को भटकाए नहीं। बजरंग जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर प्रोफेसर साहब से मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा। बजरंग जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जो स्थिति आज हरियाणा में है, जो स्थिति महंगाई की देश में, आप हमारी क्यों पूछो, आप बच्चे पूछ लो। आज महंगाई चौथे आसमान पर है, हर चीज महंगा, दूध की सामान महंगा, आम उपयोग में आने वाली वस्तु महंगी। आप देखिए जिन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं था, वेट कर नहीं था, आप कपड़ा, चीनी, जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कभी कपड़ा चीनी पर टैक्स नहीं हुआ। खाद, खेती में उपयोग आई दवाइयाँ, क्या किया उन्होंने? खेती उपयोग आई दवाइयों पर 18% जीएसटी लगा दिया, कपड़े पर, उस पर चीनी पे 5% टैक्स लगा दिया। जिन वस्तुओं पर
5% वेट कर होता था, उन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाकर 18 में 28% इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी मेरे भाई? ठीक है, सामने ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने राशन बांटा। यूपी की बात करूं, यूपी में 15 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। आप एक बार उनसे जाकर पूछिए, जिनको आप 15 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, महंगाई का एहसास उनसे पूछिए। कोरोना काल में जिन 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने राशन दिया, उनसे जाकर पूछिए महंगाई का एहसास। 1000 या फिर 900 रुपए तक सिलेंडर पहुंच जाता है घरेलू, महंगाई नहीं है सर। उनसे पूछिए ना, जिनको आप कहते हैं कि 8 करोड़ हम सिलेंडर बांट रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए कितनों ने रिफिल करवाया, वापस कितनों ने रिफिल करवाया, ये पूछिए उनसे जाकर। यश जी, आपका सवाल मेरे पास आ गया। देखिए, इन्फ्लेशन की जहां तक बात है, सिलेंडर की जहां तक बात है, ये पेट्रोलियम पदार्थों की जो बात है, हम और आप अच्छे से जानते हैं, और आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी कीमतें जो हैं विदेशी बाजार तय करता है। हम जानते हैं इसको कि जिस प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसके बाद किस प्रकार से सारी दुनिया में बजरंग जी नाराज रहते हैं, क्यों रहते हैं पता नहीं आजकल, लेकिन इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके नैनीहाल में भी, इटली के अंदर भी बढ़े हैं प्राइजेस। श्रीलंका जो हमारे पड़ोस में है, वहां पर तो 500 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, हमें जानकारी है। लेकिन ये विघ्न संतोषी का जो रोल कांग्रेस ने अपने लिए अपना लिया कि जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जब भी कोई संकट आता है, तो ये दूर खड़े होकर ताली बजाने लग जाते हैं, हल्ला मचाने लग जाते हैं, ये पैनिक सिचुएशन पैदा करने का प्रयास करते हैं। ये भारत सरकार ही है जो आज 1 महीना जो युद्ध का चलते हुए हो गया, उसके बाद भी कुछ पैसों में हम जो है कुशन, हम ब्रंट ले रहे हैं, क्योंकि तेल कंपनियां जो हैं उनको वो किस प्रकार से अपने तरीके से सुनियोजित है। दूसरा, पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनको डी कंट्रोल किसने किया था? मनमोहन सिंह जी ने किया था। एक और फैक्ट दे देता हूं मैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी का मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो उनके बारे में कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो फैक्चुअल चीजें वो बता रहा हूं। एक मनमोहन सरकार ही तो थी जो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, और यश जी इतने बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, कि वो ऐसा उन्होंने मॉडल बनाया कि उधार में लेकर तेल खरीदो और यहां पर नगद में बेच दो। यानी भारत की जनता से नगद वसूल कर रहे थे, और वहां पर 10-10 लाख का हमें ऑयल बॉन्ड खरीदे हुए थे। लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल, किसने की? हमने आके की। प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल, समझिए इस पॉइंट को समझिए। ऐसा अर्थशास्त्री दुनिया में नहीं मिलेगा आपको जो उधार में खरीदता है और नगद में बेचता है। उधार में खरीदकर नगद में बेच गया, और उसके बाद सरकार चलेगी, आने वाली सरकार ने उनका कर्ज भी उतारा, जो ये 400, 500, 800 बोलते हैं। और मुझे याद है राहुल गांधी एक रैली में खड़े होकर जनता से पूछ रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने 8 सिलेंडर साल में, मेरा एक उसके बाद आप एक पॉइंट, केवल आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे। मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने बहुत बातें रखी हैं, ठीक है, दर्शक भी सुन रहे हैं। एक बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप पूछना। जल्दी केवल एक बात पूरी करूंगा, मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए सिर्फ। यश जी, आपको भी याद है, हम सबको याद है, एक रैली के अंदर कांग्रेस के लखते जिगर इनके शहजादे राहुल गांधी जी ने रैली में खड़े होकर पूछा जनता से कि मनमोहन जी ने 1 साल के अंदर सबको 8 सिलेंडर दे दिए, बोलो नो कर दे क्या? जनता किससे बिडिंग करवाई, जनता ने कहा नो कर दिए। और बोलो अगर 10 कर दें तो 10, यानी 1 साल में 8 और 9 के लिए जनता को तरसाया जा रहा था। हर स्कूटर से लेकर मोटरसाइकिल तक, साइकिल से लेकर गाड़ी तक, हर आदमी के पास सिलेंडर था। सिलेंडर की लंबी लाइनें, मैं सवाल कहां गई वो लाइनें? लाइनें कहां गई वो? प्रोफेसर साहब, वो लाइनें प्रोफेसर साहब, बजरंग जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, मेरे को एक सवाल पूछना है प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, केंद्र सरकार ये दावा करती है कि 8 करोड़ हमने गरीबों को सिलेंडर मुफ्त में बांटे हैं, लेकिन ये आप मुझे डाटा बता दीजिए कि उन 8 करोड़ लोगों में से कितने उन गरीबों ने, गरीब परिवारों ने उस सिलेंडर को रिफिल करवाया? ये डाटा है आपके पास?
देखिए यश जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा संजीदा तरीके से आपने सवाल पूछा है। हम सबको इसका उत्तर मिलना चाहिए। देखिए, क्या कोई व्यक्ति जो सिलेंडर नहीं खरीद सकता उसको सिलेंडर देने से पहले यह जांच कर लें कि अगले 10 साल तक वो सिलेंडर खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा? हमने पहल की, हमने हिम्मत की, हमने देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने जनता से डिमांड की, गिव इट अप, आप सब्सिडी जो छोड़ना चाहे छोड़ दें। और आज तक तो प्रधानमंत्री और सरकारें ऐसी रही जो लोगों को मुफ्त में बांटकर इलेक्शन लड़ा करती थी। नहीं प्रोफेसर साहब आपने जवाब नहीं दिया। जो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, 8 करोड़ गरीबों में से कितने लोगों ने रिफिल करवाया, इसका डेटा आपने नहीं दिया। यश जी, आप धैर्य रखें तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको, मैं जवाब ही दे रहा हूं। डाटा रख दीजिए सीधा। आपकी मर्जी है, अगर आप आगे जाना चाहें जा से, मैं डाटा दे रहा हूं। आप उस गिव इट अप कैंपेन जो कि गिव इट अप कैंपेन में जिसमें मोदी जी ने अपनी विश्वसनीयता को जनता के पास कहा कि जो सक्षम है वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़े ताकि गरीब लोगों को मुफ्त में गैस के सिलेंडर मिले, तो क्या उस पवित्र एक्सरसाइज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप ये पूछ रहे हैं कि किसने रिफिल किया। हम पहले ये तय करें कि कौन जो है अपने मकान की रंग पुताई कर सकता है, उसके बाद उसके लिए मकान बनाएं। क्या हम उसके लिए मकान ना बनाएं? हम ये तय करें कि अगले महीने का राशन कौन खरीद सकता है, तब सोचकर इस महीने का राशन लोगों को दें। ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब ये कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ये बात कहता है? हमें आपसे डाटा पूछा, आप उसके भी मैं इस एक्सरसाइज पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपको यहाँ पर मंच पर बैठकर ये कह रहा हूँ कि बहुत सवाल है, अप्रिशिएट वाला कदम है हमने लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। प्रोफेसर साहब बात तो सुनिए, मैं तो यहाँ पर बैठकर ये तो खुद कह रहा हूँ मोदी सरकार का अप्रिशिएट वाला एक कदम है, ठीक है, लेकिन आप डाटा मुझे ये नहीं बता पा रहे कि 8 करोड़ में से कितने गरीबों ने एक बार फिर से रिफिल करवाया। आपके पास डाटा नहीं है। अगर भरवा लेते हैं तो इसका मतलब ये है एक अज्यूम कि आमदनी अच्छी है, पैसा है, वो तभी पैसा लगा पा रहे हैं और सिलेंडर को रिफिल करवा पा रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि 8 करोड़ लोगों में से कितने ने रिफिल करवाया, महंगाई का असर उन पर क्या पड़ रहा है। अज्यूम करते हैं यश जी, ये गलत आकलन है। यश जी, अज्यूम करते हैं, आपकी बात बड़ी करते हुए अज्यूम करते हैं कि 8 करोड़ में एक भी व्यक्ति ने यदि सिलेंडर नहीं भरवाया तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था क्या? अरे आज हम लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हैं, महंगाई है, ऐसा भी आएगा, सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं रिफिल करवा पा रहे हैं। भारत, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हुआ भारत, उसका गरीब व्यक्ति भी, उसका गरीब व्यक्ति क्यों नहीं सोच पा रहे? बात सुनिए ना, कि वो सिलेंडर को रिफिल इसलिए नहीं करवा पा रहे क्योंकि सिलेंडर महंगा है। उनको सिलेंडर तो ये मोटिव और ये एस्पेक्ट है। ये कैसा तर्क है? ये कैसा तर्क है? नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात स्वागत योग्य है, लेकिन मेरा भी आगे छोटा सा सवाल है कि हमने एक पहल की थी, हमने हिम्मत की थी, लोगों को बैंक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, गरीब लोगों को हमने पहल की, हमने कहा जनधन अकाउंट खुलवाएंगे। ये कांग्रेस सारे हंसते थे हम पर। हमने कहा कि जनधन, ये बोले गरीब आदमी का अकाउंट कौन खोलेगा? हमने 40 करोड़ अकाउंट खुलवाए। अब पता चल रहा है कोरोना काल के अंदर जब डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट के अंदर आए, हमने देखा। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, भाग सिंह जी अपनी बात रखिए। यस जी, मैं जननायक जनता पार्टी का आपके बीच में प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं। आप 55 मिनट में से मुझे 2 मिनट देंगे बोलने के लिए, आप चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं ठीक रहेगा। हम भी किसी चीज के लिए आपने इनवाइट किया है, आप बात सुनिए। सर लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि सियासतदान भी अपनी बात को शालीनता से रखें, अगर तर्क वितर्क होते रहेंगे। खुराना साहब बात सुनिए, मेरी जितनी भी डिबेट उठा लीजिए आप, मेरी शालीनता में कभी कमी नहीं रही, लेकिन अगर 2 मिनट देंगे फिर कोई फायदा नहीं है। जी भाग सिंह जी अपनी बात रखिए। जी मैं बताता हूँ, मेरे कोई साथी अभी जीएसटी के ऊपर बात कर रहे थे, आपकी डिबेट में बैठे हैं, उन्होंने एक बात कहा, देखिए जब कोई कंपनी से माल निकलता है तो जीएसटी लग कर आ रहा है मार्केट में। मैंने कहा है कि 2 सालों में टैक्सेस या अदर कोई सर्कुलेशन नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दिक्कत आई और हेल्थ के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रहा। अभी मैं सिर्फ कांग्रेस के जो मेरे साथी हैं, महंगाई के ऊपर ये देश और प्रदेश में और जिला स्तर पर निकलने वाले हैं। जैसे अभी बताया 31 मार्च को देश में, 2 अप्रैल से 4 अप्रैल डिस्ट्रिक्ट में है और 7 अप्रैल को हेडक्वार्टर पे ये करेंगे। मैं इनको कहता हूँ कि कोई भी देश के सामने यदि नई बात लेकर आता है तो उसका एक मॉडल लेकर आइए। आपके पास 2 स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं, जिस प्रकार से आप कोई मॉडल सेट करके आइए। आप अभी भी
हमारे शासित राज्यों से प्लस में चल रही है महंगाई में, फिर आप देश को क्या बताने जा रहे हैं? आप कोई ऐसा मॉडल आइए, राजस्थान छत्तीसगढ़ के नागरिकों को दीजिए राहत दीजिए और आइए पब्लिक के बीच में कि हमारी वहां सरकार है, हमने देश के नागरिकों को, अपने प्रदेश के नागरिकों को हमने पेट्रोल डीजल में ये राहत दी है। साहब, जिस समय मोदी जी ने कहा था कि प्रदेश अपने अपने स्तर पर कम कीजिए, आपके राज्यों ने वहां एक बात नहीं मानी। आज भी उस प्रदेश के लोगों को महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित और हमारी सरकार के हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार आज भी आपके राज्यों से कम दे रही है। मेरे कहने का भाव है, आप इन तारीखों से पहले एक मॉडल बनाकर जाइए, देश की जनता समझे कि कांग्रेस देश के हित के लिए या राजनीति कर रही है। आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, प्रदेश की जनता ने अभी चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में आपको बता दिया कि आपकी स्थिति क्या है। आप मॉडल लेकर आइए, आप कुछ बजरंग जी मैं आपके पास आ लेकर आइए, आप मॉडल लेकर आइए। अगर आपका मॉडल अच्छा है तो देश की जनता है आपका स्वागत भी करेगी। आपको मान क्यों नहीं रहे देश के लोग? इस चीज पर मंथन कीजिए, कहाँ कमी है उस चीज को देखिए। आप वैसे ही रणदीप सुरजेवाला जी ने तारीखें दे दी, सुरजेवाला जी को बजरंग जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस, शैलजा जी कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, किरण कांग्रेस, ठीक है भाग ठीक है भाग सिंह जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं महंगी चीजें आप भाग सिंह जी जवाब ले लेते हैं, भाग सिंह जी जवाब ले लेते हैं। बजरंग जी अपनी बात रखिए। जनता जो महंगाई की मार झेल रही है और महंगाई से जूझ रही है, उनसे तकलीफ नहीं है, इनको सिर्फ छत्तीसगढ़ में कोई गरीब नहीं है, सारी तकलीफ है। छत्तीसगढ़ में कोई गरीब नहीं है। ये तो वो लोग हैं। भाग सिंह जी बात तो रखने दीजिए, बात तो रखने दीजिए भाग सिंह जी। अभी आपने कहा कि मैं शालीनता के साथ बात रखता हूँ, किसी के बीच में नहीं बोलता। आप सुनिए, बजरंग जी जल्दी से अपनी बात रखिए। चुनाव के अंदर कहते थे अब की बार भाजपा यमुना पार, माल खान वास्ते, मलाई खान वास्ते उनकी गोद में बैठ के आज गीत गा रहे हो और इनकी सीढ़ी दिखा दूंगा तो आप सुनते ये चले रह जाओगे। ये तरीके से गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना, ये गलत शब्दों का उपयोग नहीं, बजरंग दास जी गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जनता पार्टी बजरंग दास जी गलत शब्द बोल रहे हैं। 2 सीट होती थी विधानसभा में और लोकसभा में 2 सीट होते थे। क्या बात करते हो आप लोग? दूसरी, आप महंगाई की बात तो करते नहीं, महंगाई की दूसरी बात। भाग सिंह जी मात्र 2 से 3 मिनट रह गए, भाग सिंह जी मात्र 2 से 3 मिनट रह गए, भाग सिंह जी मात्र 2 से 3 मिनट रह गए। बजरंग जी सुनो मेरी बात, बजरंग जी जल्दी से अपनी बात रखिए 10 सेकंड में, जल्दी से। मेरी सुनो, हमने गरीब व्यक्तियों के लिए 100 गज के 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्लाट दिए, आपने 1 प्लाट दिया। हमने गरीब व्यक्तियों घर के अंदर पाइप की लाइन गलत जानकारी है, टूटी मुफ्त, क्या गलत जानकारी है? आप झूठ बोलते हो। ठीक है ठीक है ठीक है बजरंग जी, ठीक है ठीक है बजरंग जी, ठीक है ठीक है 20 रुपए किलो दाल, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिलीप यशवर्धन जी, कांग्रेस इस बुनियादी मुद्दे को उठाती है, बहुत जोरों शोरों के साथ उठाती है, बहुत लंबे समय से हम देख पा रहे हैं, चाहे 2021 की बात हो, 2020 की बात हो, 2019 की बात हो, 2018 की बात हो, कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को जमकर उठाया है। लेकिन कांग्रेस की इस बात को, इस मुद्दे के भुनाने वाले फैक्टर को जनता क्यों नहीं समझ पाती है? कांग्रेस को ये बात खुद समझने की जरूरत है कि इनकी आवाज जनता के कानों तक नहीं पहुंच रही है, और अगर कानों तक पहुंच रही है तो दिल में नहीं उतर रही है। उसका साफ मतलब है कि इनकी आवाज में दम नहीं है। फैक्ट तो है, फैक्ट है, लेकिन वो फैक्ट जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? वो इसलिए नहीं समझ पा रही है कि कांग्रेस का जो आपसी कोऑर्डिनेशन है, जो इनका इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, अभी वही अच्छा नहीं है। तो जो आवाजें निकल के आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, वो एक सुर में नहीं आ रही हैं, और इनका अंदर का सुर बिगड़ा हुआ है। तो जब तक आपकी पार्टी में अंतर कलह नहीं खत्म होगी, जब पार्टी का एक दूसरे पे विश्वास नहीं जमेगा, तब तक पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास जमने वाला नहीं है। और ये आपको समझने की जरूरत है कि आप इतनी कोशिशों के बावजूद लगातार नीचे जा रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। वो ये कितना गलत है, ये साबित कर देने से आपकी अच्छाइयां सामने नहीं आ जाती हैं। कोई कितना गलत है, जो गलत हो तो है, लेकिन आप कितने अच्छे हैं आपको ये ज्यादा बताना पड़ेगा।
भाजपा महंगाई बढ़ा रही है, भाजपा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो अलग की बातें हो गई, लेकिन तब भी भाजपा को वोट मिल रहा है। आप अपनी अच्छाइयों को सामने लेकर के आइए जिस पर जनता विश्वास कर, बहुत महत्वपूर्ण, पहले आप अपना विश्वास, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है दिलीप साहब। प्रोफेसर साहब जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, 10 सेकंड में। जी, बिल्कुल जल्दी से बता रहा हूं। देखिए, ये असल में दिलीप जी ने जो बात कही उनसे सहमत नहीं हूं मैं, और इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि जनता इनको नकार रही है, इसलिए इनके यहां पर सिर्फ उटव्वल है। इनके यहां पर सिर्फ उटव्वल है, इसलिए जनता नहीं नकार रही। जब तक सरकार थी इनकी, तब तक सब कुछ इनकी डोरी था, लेकिन जैसे जनता ने इनकी सब सच्चाई जान ली, इनकी सब झूठी बातें, इनकी बात में दम नहीं है, दिलीप जी इनकी बात झूठी है, तभी जनता इनको नकार रही है, इनको झूठा मानती है, इनको भ्रष्टाचारी मानती है। जनता भूली नहीं है, जब रोज सुबह पहले पन्ने पर अखबार के बड़े से बड़ा घोटाला देखती थी जनता भूली नहीं है किस प्रकार नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे, किस प्रकार ये हर रोज देश के अंदर बम विस्फोट होते थे। तो आपका कहना दिलीप जी, आप ये कह रहे हो मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब तक इनकी सरकारें थी तब तक सब कुछ ठीक था। इनके घर में लड़ाई तब शुरू हुई जब जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया। असल में झगड़ा ये है, आप कह रहे हैं कि झगड़ा है इस वजह से जनता नकार रही है। नहीं साहब, इनकी जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। देश की जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए इनके घर में झगड़ा है। यही हाल जनता पार्टी का ठीक है सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाजपा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को एक बार फिर से आधार बना लिया है सरकार के खिलाफ सड़कों पर लामबंद होने के लिए, लेकिन देखना होगा कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिल पाएगा, कितना ये कारगर सिद्ध होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।